जैसे ही गीता जी के फोन की घंटी बजी तो घर के सब लोग गीता जी के आसपास इकट्ठे हो गए। सबके चेहरों पर चमक थी। वो जानती थी कि सभी कोई न कोई फरमाइश करने के लिए फोन के पास आए हैं, क्योंकि हमेशा से ऐसा ही तो होता आया था। अशोक जी जब से कनाडा गए थे तब से ही जब भी वो फोन करते तो फरमाइशों की एक लंबी लिस्ट उन्हें थमा दी जाती थी। सोचते हुए गीता जी ने मुस्कुराकर कॉल रिसीव किया। दूसरी ओर से अशोक जी ने सबके हालचाल पूछे और फिर बोले, मैं इंडिया वापस आ रहा हूँ। अशोक जी के इतना कहते ही सबको सांप सूंघ गया। कुछ देर पहले सबके चमकते हुए चेहरे एकदम से मुरझा से गए। क्यों माँ, पापा अच्छी भली नौकरी छोड़कर वापस क्यों आ रहे हैं? आपको तो पता है इंडिया के हालात, यहाँ पर तो मरते दम तक मेहनत करनी पड़ती है, बड़े बेटे ने घबराते हुए कहा। तो बेटे की बात सुनकर दूसरी ओर अशोक जी कुछ पल के लिए खामोश से हो गए। फिर हिम्मत करते हुए बोले, गीता बस हो गया, अब और परदेश में नहीं रहा जाता मुझसे। कनाडा आए हुए मुझे पूरे 20 साल हो चुके हैं। अब मैं वापस अपने बच्चों के बीच आना चाहता हूँ। तुम लोग भी तो मुझे बहुत याद करते होगे। बस इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी बाकी की बची हुई जिंदगी अपने बच्चों के साथ व्यतीत करूँ, अशोक जी ने प्यार भरे स्वर में कहा। लेकिन सबको ऐसा नहीं लगता था। कुछ देर पहले जो बेटे बहू आसपास जमा हो रहे थे वो सब धीरे धीरे तितर बितर होने लगे। गीता जी ने एक गहरी सांस ली और अशोक जी से उनका हालचाल पूछने लगी। कुछ देर बाद अशोक जी ने उन्हें अपने आने की तारीख बताकर फोन रख दिया। गीता जी फोन हाथ में लिए खामोश बैठी रहीं। बेटों के बदलते चेहरे उनकी नजरों से छुपे नहीं थे। उन्हें वो दिन याद आ रहा था जब अशोक जी नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। 25 वर्ष की उम्र में 3 बच्चे, बूढ़े माता पिता और घर की जिम्मेदारियों का बोझ, ये सब कुछ उनकी दिन रात की परेशानी थी। इंडिया में उन्हें कोई ऐसा रोजगार नहीं मिला जिससे वो अपने परिवार को पाल सकते। थक हार कर उन्होंने कनाडा जाने का फैसला कर लिया। कनाडा में उन्हें अच्छी नौकरी भी मिल गई, लेकिन दोबारा पलटकर उन्हें कभी इंडिया आना नसीब न हुआ। बस वहीं से पैसे भेजते रहे। गीता जी ने तन मन से यहाँ उनके माता पिता की सेवा की और अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। बच्चे भी अच्छी नौकरी से लग गए। जब उनकी शादी का समय आया तो भी अशोक जी ने खुद आने की बजाय काफी रुपए वहां से बच्चों के लिए भेज दिए, ताकि उनके आने पर नौकरी का नुकसान न हो। धीरे धीरे समय बीतता गया। अशोक जी जब भी इंडिया आने की कोशिश करते तो बेटे बहू पहले ही मना कर देते। लेकिन अब वो 50 साल के हो गए थे। उम्र के इस पड़ाव में उनका भी अपने पोते पोतियों को देखने का बहुत मन करता था। इसलिए उन्होंने वापस इंडिया आने का फैसला कर लिया। जब उनकी फ्लाइट एयरपोर्ट पर उतरी तो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो सोच रहे थे कि जरूर पूरा परिवार उन्हें लेने के लिए आया होगा। सब के सब उनसे मिलने के लिए कितने उत्साहित होंगे। सोचते हुए अशोक जी अपना सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकले और इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाने लगे। सामने गीता जी को देखकर वो खुश हो गए, पर ये देखकर हैरान रह गए कि वहां वो अकेली ही आई थी। अकेली साड़ी का पल्लू सर पर लिए खड़ी हुई थी। 20 वर्ष पहले वाली गीता और आज की गीता में जमीन आसमान का अंतर था। हालांकि बदल तो अशोक जी भी चुके थे। दोनों ही जवानी से बुढ़ापे में आ चुके थे, पर कितना सुकून मिला उन्हें देखकर। तभी उनकी तंद्रा भंग हुई। कैसे हैं आप? गीता जी ने पैर छूकर धीमे से कहा तो अशोक जी बोले, मैं ठीक हूँ, लेकिन बाकी लोग क्यों नहीं आए? आकाश, सुमित और प्रकाश, वो सब तो मुझसे मिलने के लिए बेचैन होंगे, अशोक जी ने जोश भरे स्वर में कहा तो गीता जी खामोश हो गईं। फिर धीरे से बोली, तीनों ही आज नौकरी से छुट्टी नहीं कर सकते थे, कोई जरूरी काम था।
बच्चे स्कूल गए हुए हैं और फिर मैंने भी कहा कि सबसे पहले आपको मैं ही देखूंगी, इसलिए जानबूझकर मैं अकेली आई थी। कहते हुए गीता जी ने रिक्शा रोका तो अशोक जी हैरान रह गए। तुम गाड़ी लेकर क्यों नहीं आई? घर में 3 गाड़ियां हैं। गीता जी बोली, 3 गाड़ियां तो हैं जी, लेकिन तीनों गाड़ियां बच्चों के पास होती हैं, और वैसे भी मुझे तो कहीं जाना भी नहीं होता जो मैं अपने पास गाड़ी रखूं। घर पास ही है, हम अभी पहुंच जाएंगे। अशोक जी खामोश हो गए। घर पहुंचे तो अशोक जी की सोच के विपरीत घर में उनके स्वागत के लिए कोई खास तैयारी नहीं की गई थी। ना ही किसी में कोई उत्साह दिख रहा था और ना ही कोई रौनक थी। सब अपने अपने काम पर गए हुए थे। घर में इतनी खामोशी क्यों है? अशोक जी ने कहा तो गीता जी बात छुपाते हुए बोली, मैंने कहा तो है कि घर में कोई नहीं है। आप खाना खाकर आराम करें, रात तक सभी अपने अपने काम से वापस आ जाएंगे, तभी आपकी उनसे मुलाकात होगी। गीता जी की बात सुनकर अशोक जी हैरान हो गए। लड़के न सही, उनकी पत्नियां तो घर में ही थीं, मगर कोई भी उनसे आकर नहीं मिला। लेकिन उन्होंने अपने दिमाग पर ज्यादा जोर न डाला और कमरे में जाकर आराम करने लगे। जब उनकी आंख खुली तो घर में बच्चों का शोर मचा हुआ था। बच्चों की आवाज सुनकर वो बहुत खुश हो गए और जल्दी से कपड़े बदलकर बाहर आकर देखा तो सच में घर में खूब रौनक लग रही थी। तीनों लड़के कामकाज से वापस आ चुके थे। छोटे बच्चे आंगन में खेल रहे थे। मुस्कुराते हुए अशोक जी आगे बढ़े और सोचने लगे कि सारे बच्चे उन्हें देखते ही एकदम से उनसे लिपट जाएंगे। लेकिन तभी बड़े बेटे आकाश की आवाज आई, अरे पिताजी, आप वापस भी आ गए। कितना मना किया था आपको आने से, लेकिन आप भी अपनी मर्जी ही करते हैं। कुर्सी पर बैठे बैठे आकाश आम अंदाज में कह रहा था। तभी छोटा बेटा सुमित और प्रकाश दोनों उठकर आकाश जी से गले मिले, लेकिन किसी के भी अंदर वो उत्साह नहीं था जो अशोक जी को चाहिए था। वो खामोशी से खाने की टेबल की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वो कुर्सी पर बैठने लगे तभी बड़ी बहू ने तेज आवाज में कहा, यहाँ मत बैठिए पिताजी, यहाँ पर आकाश बैठते हैं और आकाश के साथ मैं बैठती हूँ। बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अशोक जी को शर्मिंदगी सी होने लगी। वो खामोशी से कुर्सी से हट गए तो आकाश जाकर वहां आराम से बैठ गया। धीरे धीरे सब अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। अशोक जी के लिए कोई कुर्सी खाली न बची। गीता जी खामोशी से ये सब देख रही थी। वो अशोक जी के पास आई और बोली, आप अंदर कमरे में बैठ जाइए, मैं आपको वहीं खाना दे देती हूँ। बेटे बहू का ऐसा रवैया देखकर अशोक जी हक्के बक्के रह गए। ऐसे स्वागत की तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने हैरानी से अपने बच्चों की ओर देखा, लेकिन कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। सभी अपनी अपनी पत्नियों के साथ बात करने में व्यस्त थे। गीता जी ने उनका हाथ थामा और बोली, यहाँ खड़े रहने का कोई फायदा नहीं है जी, आप अंदर बैठ जाइए। कहते हुए वो उन्हें लेकर कमरे की ओर बढ़ गईं। तभी अशोक जी ने ध्यान दिया कि गीता जी के भी टेबल से उठ जाने पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका दिल सूखे पत्ते की तरह मुरझा गया। कमरे में जाते ही उन्होंने गीता जी से कहा, क्या बच्चे मेरे आने से खुश नहीं हैं? तो गीता जी चुप सी हो गईं। फिर उन्हें सांत्वना देते हुए बोली, दरअसल बच्चे चाहते थे कि आप अभी कुछ समय और कनाडा में गुजार लें। सुमित अपना कारोबार करना चाहता था, उसके लिए उसे रुपए चाहिए थे। आकाश को भी एक नया प्लॉट खरीदना था, उसे भी पैसे चाहिए थे। इसीलिए आपके जल्दी वापस आने से वो थोड़े मायूस हो गए हैं। गीता जी बात को जितना हल्का बनाकर उनके सामने रख सकती थी उन्होंने किया, मगर अशोक जी का दिल संतुष्ट नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, गीता, मैंने जिंदगी भर पैसे ही तो कमाए हैं, अब मेरा भी दिल करता है कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम सबके साथ बिताऊं। गीता जी भी खामोश बैठी रहीं। कुछ देर बाद जब अशोक जी का दिल थोड़ा हल्का हुआ तो गीता जी ने कहा,
मैं आपके लिए खाना ले आती हूँ। आपने सुबह भी कुछ नहीं खाया, अब कुछ खा लो। वो कमरे से बाहर आई तो डाइनिंग टेबल खाली पड़ी थी। सब लोग खाना खाकर उठ चुके थे। सिर्फ बड़ी बहू बर्तन समेट रही थी। उसे देख गीता जी ने कहा, बेटा अपने पिताजी के लिए खाना तो निकाल दो। तो बड़ी बहू एकदम चौंकते हुए बोली, अरे खाना तो बचा ही नहीं, सारी रोटियां भी खत्म हो गई हैं और सब्जी भी। चावल तो आज बच्चों ने ही खत्म कर दिए, इसलिए माँ जी आप ऐसा करें, पिताजी को बाहर से कुछ मंगवा दें। अपने अंदाज में बोलकर बहू बर्तन समेटकर अपने कमरे में चली गई। गीता जी सोचने लगी कि अगर ये बात अंदर जाकर वो अशोक जी को बताएंगी तो वो और भी ज्यादा टूट जाएंगे। उन्होंने सोचा, छोटे बेटे से कह देती हूँ, वो बाहर से खाना मंगवा देगा। सोचते हुए गीता जी धीरे धीरे चलती हुई छोटे बेटे प्रकाश के कमरे के पास आई और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो अंदर से प्रकाश की आवाज आ रही थी, यार अब मैं क्या कर सकता हूँ अगर पिताजी वापस आ गए हैं तो? मजबूरी है, बर्दाश्त कर लो। मैं तो खुद उनकी इस हरकत से तंग हूँ। इतने साल उनके बगैर ही जिंदगी गुजारी है। मुझे तो वो फैमिली के अंदर बैठे हुए बिल्कुल एक अजनबी इंसान लग रहे हैं। बताया भी था उन्हें कि मुझे प्लॉट लेना है, लेकिन मजाल है कि उनके कान पर जूं तक रेंगी हो। अपनी अय्याशियां खत्म करके वापस आ गए। बच्चों का तो कभी सोचा ही नहीं। बेटे की बात सुनकर गीता जी हैरान रह गईं। यहाँ तो सभी उनके और अशोक जी के खिलाफ हो गए थे। वो अब क्या कर सकती थीं? खामोशी से अपने कमरे में चली आईं। अशोक जी जो खाने के इंतजार में बैठे थे, गीता जी को खाली हाथ आते देखकर अंदर तक टूट गए। वो मैं आपके पास आकर बैठ गई थी तो खाना खत्म हो गया। आप ऐसा करो, यहाँ पास में एक होटल है, वहां से अपने और मेरे लिए खाना ले आओ। गीता जी ने शर्मिंदा होते हुए कहा तो अशोक जी के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। वो खामोशी से उठे और पैसे लेकर घर से बाहर निकल गए। गलियों का तो उन्हें कुछ पता ही नहीं था, लेकिन 2-3 गलियां मुड़ने के बाद उन्हें होटल मिल गया। वहां से खाने के नाम पर उन्हें पतली सी दाल और मोटी मोटी रोटियां मिली, जो वो घर ले आए। और वो रोटी ना तो अशोक जी से खाई गई और ना ही गीता जी से। दोनों ने बड़ी मुश्किल से खाना खाया और चुपचाप जाकर लेट गए। किसी ने कोई बात नहीं की। दिन इसी तरह गुजरने लगे। घर में किसी को अशोक जी के वापस आने पर कोई खुशी नहीं हुई थी। इस बात का अशोक जी को भी अच्छी तरह एहसास हो रहा था। सभी उनसे ऊपरी दिल से बात करते। उनका दिल चाहता कि वो उनसे पूछें कि 20 साल जो उन्होंने इतनी मेहनत करके उन्हें पैसे भेजे थे, आखिर उसका एहसान क्यों नहीं मानते। गीता जी की भी घर में कोई हैसियत नहीं थी। बहुओं का दिल होता तो उन्हें खाना दे दिया जाता, वरना वो दोनों भूखे ही रहते। एक दिन दोनों पति पत्नी बैठे बैठे टीवी पर न्यूज देख रहे थे। आकाश भी उनसे कुछ दूरी पर बैठा लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। तभी सुमित अंदर आया और बोला, अरे आकाश भाई, अपने सामने वालों की कोठी देखी है क्या आपने? सुना है बेच रहे हैं। इतनी सुंदर बनाई है, पूरा मार्बल लगवाया है उन्होंने। कहते हुए सुमित आकाश के बराबर में बैठ गया तो आकाश भी मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मेरा भी बहुत दिल था कि हमारा भी घर ऐसा ही शानदार हो, लेकिन ना जाने हमारे पिताजी को क्या सूझी कि मुंह उठाकर इंडिया वापस आ गए। ये नहीं कि कुछ साल और वहां रुककर कुछ पैसे भेज देते तो हम भी अपने रहने के लिए अच्छा सा घर बना सकते थे। आकाश ने अपने पिताजी की ओर देखते हुए कठोरता से कहा तो अशोक जी धीरे से बोले, बेटा मैंने इतने साल तो वहां पर काम किया, अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं था कि मैं कनाडा में और काम करता। और वैसे भी तुम सब अपनी नौकरियों वाले हो, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो, फिर मेरे काम करने की क्या जरूरत है। अशोक जी का इतना कहना हुआ कि उनके बड़े बेटे आकाश ने खींचते हुए कहा, अब आप हमारी कमाई पर तो नजर मत रखिएगा, इंडिया में मिलता ही क्या है। आपको अच्छी तरह पता था मैं इतने समय से बिजनेस करने की सोच रहा था, अब वो भी नहीं हो पाएगा। हम तीनों को अपने बच्चों के साथ इस खंडर जैसे घर में ही सारी उम्र रहना पड़ेगा। लेकिन आप तो खुश हो जाइए
क्योंकि अब आप यहाँ पर आराम से चारपाई तोड़ते रहना। गुस्से में कहते हुए आकाश अपने कमरे में चला गया। सुमित भी बुरा सा मुंह बनाता हुआ अंदर चला गया। अशोक जी उन्हें देखते ही रह गए। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि बच्चे उनसे इतनी नफरत करने लगे हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कांपते हाथों से उन्होंने अपनी जेब से फोन निकाला और अपने उस बॉस के पास फोन मिलाया जिसके पास वो पिछले 20 सालों तक काम करते आए थे। उन्हें याद था कि उसने उन्हें इंडिया आने से कितना मना किया था। उसने दबे शब्दों में कहा भी था कि जब बच्चों को बाप की कमाई से प्यार हो जाए तो उन्हें बाप किसी काम का नहीं लगता। मगर उस वक्त अशोक जी ने उसकी एक न सुनी। लेकिन आज अपने बच्चों का व्यवहार देखकर वो खुद ही शर्मिंदा हो रहे थे। उन्होंने अपने बॉस से रिक्वेस्ट की कि वो दोबारा कनाडा जाकर उनके पास काम करना चाहते हैं। ये सुनते ही अंग्रेज जोर से हंसते हुए बोला, क्यों, क्या हुआ? क्या बच्चों ने 2 टाइम की रोटी देने से भी मना कर दिया है? अशोक जी खामोश हो गए। वो अच्छा आदमी था और अशोक जी से उसकी 20 सालों से अच्छी दोस्ती भी थी। इसलिए अशोक जी की बात मानकर वो उन्हें अपने पास नौकरी पर रखने को तैयार हो गया। फोन बंद करके अशोक जी खामोशी से उठे और अंदर जाकर अपना बैग पैक करने लगे। कहाँ जा रहे हैं आप? उन्हें बैग पैक करते देखकर गीता जी ने पूछा तो अशोक जी ने उन्हें सारी बातें समझा दी कि वो फ्लाइट बुक करवा चुके हैं। शाम को वो दोबारा कनाडा चले जाएंगे। उन्होंने कहा तो गीता जी सर झुकाकर रह गईं। कितने समय बाद तो वो वापस आए थे और अब फिर से जा रहे हैं। लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकती थीं। शाम हुई तो सारे लोग घर में जमा थे। तभी अशोक जी अंदर से अपना सूटकेस लेकर बाहर निकले। सभी ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। बच्चों, मैं दोबारा कनाडा जा रहा हूँ। मुझे अंदाजा हो गया है कि इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है। मेरे बॉस ने मुझे दोबारा फोन करके बुला लिया है। अशोक जी ने गंभीरता से कहा तो सारे बैठे हुए लोगों में जैसे खुशी की एक लहर सी दौड़ गई। आकाश, जो सुबह उनसे बदतमीजी करके गया था, वो एकदम से उठा और अशोक जी के गले से लगते हुए बोला, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा पिताजी, ये तो बहुत खुशखबरी दी है आपने। पहले बताया ही नहीं कि आप जाने वाले हैं, वरना हम आपके लिए शानदार पार्टी रखते। सभी बेटे उनके आसपास जमा होकर प्यार भरी बातें करने लगे तो अशोक जी भी बस मुस्कुराकर रह गए। इस प्यार की सच्चाई क्या है, ये तो वो पहले ही देख चुके थे। मुस्कुराते हुए वो घर से बाहर निकल गए। गीता जी भी हैरान थी कि बच्चों ने कैसे अपना रंग बदला है। आज सारे बच्चे बहुत ही खुश थे। आकाश फिर से अपने बिजनेस की बातें करने लगा। सुमित भी बोल रहा था कि जैसे ही पिताजी पैसे भेजेंगे हम वो सामने वाली कोठी खरीद लेंगे और सारे के सारे वहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे। गीता जी खामोशी से अंदर अपने कमरे में चली गईं। अब घर में दोबारा से इंतजार किया जा रहा था कि कब अशोक जी कनाडा से रुपए भेजें। लेकिन अब अशोक जी ने घर में फोन करना बंद कर दिया था। वो फोन करते भी तो रात को सबके सो जाने के बाद करते, ताकि गीता जी के अलावा उनसे कोई भी बात न कर सके। बच्चे पूछते, माँ, पिताजी को वहां जाते ही नौकरी तो मिल गई है ना? कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ दिन बाद दोबारा वापस आ जाएं। हमने तो सामने वालों से बात भी कर ली है कि कोठी हम खरीदने वाले हैं। मालिक भी तैयार है, 1 करोड़ मांग रहा है। बेटों की बात सुनकर गीता जी चुप रह जाती, कुछ नहीं बोलती। ऐसे ही 6 महीने गुजर गए, लेकिन अशोक जी ने बाहर से कोई पैसा नहीं भेजा। अब उनके तीनों बेटे झुंझला रहे थे। यार सुमित, पिताजी को फोन करके पता तो कर, आखिर वो गए कहाँ हैं? मैंने तो बिजनेस भी शुरू कर दिया है। अब मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, गुस्सा करते हुए आकाश ने कहा। गीता जी भी एक तरफ बैठी चुपचाप सब कुछ सुन रही थीं। 6 महीने का समय खामोशी से गुजर गया। सामने वाली कोठी बनकर पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। आकाश आस भरी नजरों से उस कोठी को देखता रहता। तीनों भाइयों की एक इच्छा थी कि वो ये कोठी खरीद लें।
कोठी पर लगा हुआ फॉर सेल का बोर्ड उन्हें चिढ़ाता रहता था। एक दिन आकाश उठा तो हैरान रह गया, क्योंकि कोठी का दरवाजा खुला हुआ था और दरवाजे के ऊपर लगा हुआ फॉर सेल का बोर्ड भी हट चुका था। लग रहा था कि वो कोठी बिक चुकी है। आकाश के मुंह से उदासी भरी आवाज निकली तो बाकी के बेटे बहू और बच्चे आसपास जमा हो गए और हसरत भरी नजरों से उस कोठी को देखने लगे, जहां कोई नया नया शिफ्ट हुआ था, क्योंकि बिल्कुल नया फर्नीचर ट्रक से उतारकर नौकर घर के अंदर रख रहे थे। लगता है कोई बहुत ही अमीर आदमी आया है जिसने ये कोठी खरीदी है। सामान भी तो देखो कितना शानदार मंगवाया है, आकाश की पत्नी लालच भरी नजरों से देखते हुए बोली। कुछ देर तक देखते रहने के बाद भी उन्हें अंदाजा नहीं हुआ कि वो कोठी किसने खरीदी है। खामोशी से सब लोग घर के अंदर आ गए। शाम को आकाश की पत्नी सुनीता खाने की तैयारी कर ही रही थी कि तभी अचानक उनके पड़ोस में रहने वाली शर्मा आंटी आ गईं। तो सुनीता ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, क्या बात है आंटी जी, आज क्या चाहिए आपको? तो शर्मा आंटी हंसने लगी। अरे नहीं भाई, मुझे अब तुम्हारे पास आने की क्या जरूरत है, मैं तो गीता जी से मिलने आई थी। गीता सामने वाले घर में शिफ्ट हो गई है, तो मैं तो सिर्फ ये पूछने आई थी कि तुम लोग उनके साथ क्यों नहीं गए। शर्मा आंटी की बात सुनकर सुनीता एकदम से चौंक उठी और बोली, क्या कहा आपने? माँ जी कहाँ गई हैं? कौन से सामने वाले घर में शिफ्ट हो गई? वो तो यही। बोलते बोलते सुनीता अचानक बीच में ही रुक गई। तभी उसे ख्याल आया कि सुबह से गीता जी घर में कहीं दिखाई भी नहीं दी। उनका अस्तित्व इस तरह फालतू था कि किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा कि वो सुबह से कमरे से बाहर निकली भी है या नहीं। अरे लो, तुम तो उनकी बहू हो, तुम्हें पता ही नहीं, कल ही तो गीता जी ने ये सामने वाली कोठी खरीदी है और इतना अच्छा फर्नीचर मंगवाकर अंदर सेट करवाया है, बिल्कुल राजाओं जैसा घर लग रहा है। आज उन्होंने पूरे मोहल्ले को दावत पर बुलाया है। भाई अशोक जी के दोबारा कनाडा जाने से तो ठीक ठाक दौलत आ गई है, इसीलिए तो उन्होंने इतना बड़ा घर खरीद लिया है। शर्मा आंटी खुशी से चहकते हुए बोले जा रही थीं। सुनीता के ऊपर तो जैसे कोई आसमान ही टूट पड़ा हो। एक एक करके सभी लोग शर्मा आंटी के आसपास जमा हो गए। सुमित ने भागकर माँ के कमरे में देखा तो वहां गीता जी नहीं थी। लो, तुम में से तो किसी को खबर ही नहीं। भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। शर्मा आंटी मुंह बनाते हुए घर से बाहर निकल गईं। सब ने लपक कर दरवाजा खोलकर बाहर झांक कर देखा तो सच में सामने वाली कोठी के बाहर हलवाई खाना बना रहे थे। माँ ने ये कोठी कब खरीदी, ये सोचकर ही तीनों भाई हैरान हो रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। जल्दी से तैयार हो जाओ सब, जब सारा मोहल्ला कोठी में जा रहा है तो। आखिर वो हमारी माँ की कोठी है, अब हम भी वहीं उनके साथ रहेंगे। शायद माँ ने हमें सरप्राइज देने के लिए ये सब कुछ किया है। अचानक से आकाश ने खुशी भरे अंदाज में कहा तो सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। सब फटाफट अपने अपने कमरों में तैयार होने चले गए। बाहर निकलकर देखा तो कोठी दुल्हन की तरह सज चुकी थी। चलो चलो, अब हम इस पुराने मकान में नहीं रहेंगे। हम तो माँ पिताजी को ऐसे ही समझते थे, लेकिन माँ ने हमें कितना बड़ा सरप्राइज दिया है, आकाश ने खुशी से कहा और सब लोग उस कोठी की ओर चल दिए। अंदर जाकर देखा तो गीता जी महंगी साड़ी पहनी एक बड़े से सोफे पर बैठी हुई थी। मोहल्ले के सब लोग अपनी मर्जी से खाना लेकर खा रहे थे। हम लोग आम लोगों की तरह खाना क्यों खाएंगे, सीधा माँ के पास चलो, वो तो हमें डाइनिंग टेबल पर खाना खिलाएंगी, आकाश ने गर्व से कहा और सब लोगों के बीच में से रास्ता बनाते हुए सीधा गीता जी के सामने जाकर खड़े हो गए। माँ, आपने हमें इतना बड़ा सरप्राइज दिया कि खुशी के मारे हमें यकीन ही नहीं हो रहा। ये कोठी खरीदने की तो हमारी वर्षों पुरानी इच्छा थी, आपने तो हमारी ये इच्छा भी पूरी कर दी, तीनों भाइयों ने एक साथ कहा तो गीता जी धीरे से मुस्कुराई और बोली, तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। ये कोठी मैंने नहीं खरीदी, बल्कि इसके असली मालिक तो वो हैं। गीता जी ने एक और इशारा किया।
तीनों बेटों ने चौंक कर देखा तो सामने ही महंगे कपड़ों में अशोक जी चले आ रहे थे। उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। मोहल्ले के सारे लोग उनसे बड़े सम्मान के साथ मिल रहे थे। पिताजी, अरे ये कब वापस आए और उन्होंने ये कोठी कैसे खरीदी? आकाश के मुंह से निकला। तब तक अशोक जी भी धीरे धीरे चलते हुए उनके पास आ गए तो तीनों भाइयों ने उनके गले लगते हुए कहा, धन्यवाद पिताजी, आपने कनाडा वापस जाकर दोबारा हमारे लिए इतने पैसे कमाए ताकि आप हमारे लिए ये कोठी खरीद सकें। मुझे पता था कि आप ये सब जरूर करेंगे। सुमित ने कहा तो अशोक जी मुस्कुराते हुए बोले, नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। ये घर तो मैंने अपने और गीता के लिए खरीदा है। जिस तरह तुम्हारे घर में मेरे और गीता के लिए कोई जगह नहीं थी, हमारे लिए खाना भी नहीं बचता था, बिल्कुल उसी तरह मेरी इस कोठी में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। मोहल्ले के सभी लोग यहाँ पर आए हैं और खाना खा रहे हैं। तुम लोग भी उनके साथ खाना खाकर वापस अपने घर चले जाओ। इससे ज्यादा रुकने की यहाँ पर तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। ये सुनते ही तीनों भाइयों पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा हो। वो कुछ बोलते उससे पहले ही लोगों ने उन्हें धक्का देते हुए एक तरफ कर दिया। सब लोग खाना खाकर फिदा हो गए, लेकिन वो तीनों भाई अपनी बीवी और बच्चों के साथ अभी भी एक तरफ कोने में खड़े हुए थे। तभी नौकरों ने आकर उन्हें पीछे हटाते हुए कहा, अगर आप लोगों को खाना खाना है तो सामने खाना रखा है, खा लीजिए। अगर नहीं तो कृपा कर अपने घर चले जाइए। मालकिन और साहब के सोने का समय हो गया है, घर को बंद करना है। नौकरों की बात सुनकर तीनों भाई अपना सा मुंह लेकर घर वापस आ गए। अब तीनों लड़के सिवाय पछताने के और कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने खुद अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। इसलिए अब अपनी उस मामूली सी नौकरी से अपना घर खर्चा चलाते हुए तीनों भाई उसी पुराने मकान में रह रहे थे। धीरे धीरे घर के खर्चे बढ़ रहे थे और पिता से मिलने वाले पैसे आने बंद हो गए थे। अब तो घर खर्च चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। ये क्या यार, आज फिर तूने दाल बना दी? पिछले 2 दिन से दाल ही तो खा रहे हैं। आकाश ने मुंह बनाते हुए कहा तो सुनीता बोली, आपकी सैलरी खत्म हुए तो 15 दिन गुजर चुके हैं। ये तो सुमित भाई ने थोड़े पैसे दिए थे जिससे घर चल रहा है। ऐसे में अब रोज दाल ही खानी पड़ेगी। तीनों भाई परेशान सूरत लिए बैठे जैसे तैसे करके वो पतली दाल खाने ही लगे थे कि तभी डोरबेल बजी। प्रकाश झुंझलाता हुआ उठा और जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक छोटा सा बच्चा एक ट्रे हाथ में लिए खड़ा था। अंकल, सामने वाली आंटी ने आपके लिए खाना भेजा है। ये सुन प्रकाश ने हैरानी से देखा तो सड़क के दूसरे किनारे खुले दरवाजे पर गीता जी खड़ी थीं। जैसे ही उन्होंने प्रकाश को ट्रे पकड़े देखा, वो फौरन अंदर चली गईं। प्रकाश को भी एक झटका सा लगा कि उनके माँ बाप ने तो उनसे रिश्ता तोड़ लिया था, तो फिर आज ये खाना कैसे भेज दिया। वो ट्रे लेकर अंदर चला आया जहाँ सब लोग बैठे हुए थे। माँ ने ये खाना भेजा है। ये सुनते ही सबके चेहरे पर खुशी दौड़ गई, क्योंकि ट्रे में कई तरह की डिशेस रखी थीं। बिरयानी, कढ़ाई पनीर, रायता और मीठा। यूं लगता था कि जैसे गीता जी ने किसी दावत के लिए खाना बनवाया हो। ये देख प्रकाश ने कहा, शायद माँ का दिल नरम हो गया है। चलो सब उनसे माफी मांगते हैं। जल्दी जल्दी ट्रे में रखा खाना खाकर वो सभी गीता जी के घर के सामने आ खड़े हुए। सबकी हालत ऐसी थी जैसे गरीब भिखारी हों। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला तो तीनों भाई लपक कर घर के अंदर पहुंच गए। सबके कदमों में तेजी आ गई। गीता जी ने भी उन्हें आते हुए देख लिया था। उन्होंने अपने हाथ में ली हुई फोटो खामोशी से दाईं ओर रख दी। तीनों भाई जाते ही माँ के पैरों से लिपट गए। माँ, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने आप दोनों का ख्याल नहीं किया, लेकिन भगवान के लिए आप हमारे हाल पर दया करें। हम अब आप दोनों के बगैर नहीं रह सकते हैं। तीनों भाई गिड़गिड़ा रहे थे। बच्चों की ऐसी हालत देखकर गीता जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो भी माँ थी,
बच्चों के बगैर इतने समय से किस तरह रह रही थी, ये तो उनका दिल ही जानता था। नाती पोते भी दादी दादी करते हुए उनसे लिपट गए। अपने बच्चों को तो वो शायद माफ नहीं करती, लेकिन पोते और पोतियों की शक्ल देखते ही वो सब कुछ भूल गईं। मैं कुछ नहीं कर सकती बेटा, इस घर में तुम लोग उस समय तक नहीं रह सकते जब तक तुम्हारे पिताजी तुम्हें माफ नहीं कर दें, और वो तुम लोगों के बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहते। गीता जी ने बेबस होकर कहा तो ठीक उसी समय दरवाजे के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। रोते हुए आकाश ने अपनी आंखें साफ की। सुमित और प्रकाश भी उठ खड़े हुए। खुले दरवाजे से अशोक जी अंदर आ रहे थे। सफेद रंग के सूट में उनका व्यक्तित्व बहुत रौबदार लग रहा था। तीनों बेटे अपने आप एक कदम पीछे हट गए, क्योंकि अशोक जी के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। इन तीनों की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अशोक जी गुस्से से बोले, लेकिन उनकी आवाज दुख के मारे लड़खड़ा रही थी। तभी अचानक ही गीता जी भी उठ खड़ी हुई। बस करें जी, मैं अपने बच्चों से अब और ज्यादा दूर नहीं रह सकती हूँ। भगवान ने आपको इतनी दौलत दी है, अगर आपने कनाडा में कुछ समय परेशानी में गुजारा तो आज उसका फल भी मिल चुका है। अब अपने बच्चों पर दया करें, उनके घर में खाने को भी कुछ नहीं होता। इन सब की हालत तो देखो, समय से पहले बूढ़े दिखने लगे हैं मेरे बच्चे। अब मेरे घर के दरवाजे मेरे बच्चों पर बंद न करें। कहते कहते गीता जी का गला भर आया। अशोक जी खामोश हो गए। तभी आकाश ने इशारा किया और तीनों भाई लपक कर पिता के पैरों में जा गिरे। पिताजी, हम तब तक आपके पैरों को नहीं छोड़ेंगे जब तक आप हमें माफ नहीं कर देते, सुमित गिड़गिड़ाते हुए बोला। अशोक जी कुछ पल तो अपने आप पर काबू पाने की कोशिश करते रहे, मगर ये सच है कि एक बाप को भी अपने बच्चों से उतना ही प्यार होता है जितना कि एक माँ को। उन्होंने कांपते हाथों से अपने तीनों बेटों को उठाया और अपने गले से लगा लिया। ये देख तीनों भाइयों के चेहरे खुशी के मारे खिल उठे। जाओ, अपना सामान उठा कर ले आओ, अब तुम लोगों को परेशानी में जीने की कोई जरूरत नहीं है। अशोक जी की आवाज सुनकर यूं लगा जैसे उन्होंने किसी मुर्दा शरीर में जान डाल दी हो। तीनों भाई अगले आधे घंटे में ही अपने घर से सारा जरूरी सामान उठाकर ले आए। गीता जी के घर का माहौल तो हैरान कर देने वाला था। अशोक जी ने तीनों बेटों को नौकरियां छोड़ने को तो नहीं कहा था, मगर वो खुद तो जैसे तैयार बैठे थे। उन्होंने अगले ही दिन अपना अपना इस्तीफा जमा किया और सुबह सुबह उठकर तैयार हो गए। जब अशोक जी अपने कमरे से ऑफिस जाने के लिए बाहर निकले तो तीनों बच्चे तैयार होकर सामने ही खड़े थे। अशोक जी को फौरन समझ आ गया कि बच्चे उनके साथ कारोबार में हिस्सा लेना चाहते हैं। उन्होंने ठंडी सांस ली और नाश्ता करने के लिए बैठ गए। पिताजी, आप ऐसा कीजिए, फाइनेंस का काम मुझे दे दीजिए। मुझे वैसे भी बड़ा अनुभव है फाइनेंस के कामों को देखने का, आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा तो अशोक जी भी मुस्कुरा दिए। ठीक है, मैं वैसे भी अब बुढ़ा हो चुका हूँ, सारी जिम्मेदारी अकेले नहीं उठा सकता, मगर याद रखना कि फैक्ट्री के लेन देन के कामों में जरा ध्यान रखना। कहीं पर 1 रुपए की भी गड़बड़ हुई तो सारा हिसाब खराब हो जाएगा। आकाश ने जी कहकर सर हिला दिया। उस दिन वो तीनों ही अशोक जी के साथ कामों पर चले गए। गीता जी की बहुएं सास के दिए हुए पैसों से खूब सारी शॉपिंग करके ले आईं और अब अपनी अलमारी में लटके हुए ब्रांडेड कपड़ों को हैरत से देख रही थी। आकाश की पत्नी खूब तैयार होकर अपने कमरे से निकली तो गीता जी ने कहा, बहू जरा मुझे 1 कप चाय तो बना दो। तो बड़ी बहू ने एक नजर अपने सूट पर और दूसरी ताजा लगी हुई नेल पेंट को देखा। हम मैं इनके लिए किचन में जाकर चाय बनाऊं, मेरी सारी तैयारी खराब हो जाएगी। उसने मन ही मन सोचा, मगर फिलहाल वो अपनी सास को नाराज नहीं कर सकती थी। जी माँ जी, अभी बनाकर लाती हूँ, और मुस्कुराती हुई किचन में चली गई। सामने ही काम वाली किचन की सफाई कर रही थी। सारे काम छोड़ो, पहले माँ जी के लिए चाय बनाओ, उसने काम वाली को आदेश दिया और उसके सर पर खड़ी रही। चाय बनवाकर उसने उसी के साथ चाय गीता जी के लिए भेज दी। दिन आराम से गुजर रहे थे। एक दिन नाश्ते की टेबल पर अशोक जी कुछ परेशान से थे। क्या हुआ जी, आप नाश्ता नहीं कर रहे? गीता जी ने पूछा तो अशोक जी बोले, पता नहीं गीता,
कुछ समझ नहीं आ रहा। अकाउंट में लगातार गड़बड़ हो रही है। बड़े बड़े अमाउंट न जाने कहाँ चले जाते हैं। लेन देन के काम में पहले तो कभी इस तरह की दिक्कत नहीं हुई जैसी अब हो रही है। गीता जी चुप सी हो गईं। कुछ देर बाद वो ऑफिस चले गए, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद ऑफिस से एक फोन आ गया जिसने सबको हिलाकर रख दिया था। अशोक जी को हार्ट अटैक आया है। उनका एक बड़ा ऑर्डर कैंसिल हुआ था, जिस कारण उन्हें बहुत सदमा लगा। गीता जी के हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे जा गिरा। आकाश, आकाश, उन्होंने चिल्लाकर आवाज दी। आकाश अंदर अपने कमरे में अपनी पत्नी के हाथों में सोने के कंगन पहना रहा था। क्या हुआ माँ? उसने कमरे के अंदर से ही आवाज लगाई, लेकिन गीता जी तो फूट फूट कर रो रही थी। नौकर दौड़कर आकाश के पास आया। ऑफिस से फोन आया था, आपके पिताजी को हार्ट अटैक आया है। खबर ऐसी थी कि आकाश थोड़ा घबरा सा गया। वो जल्दी से बाहर निकल आया, मगर पीछे उसकी पत्नी सुनीता ने जल्दी से आकाश की दी हुई नोटों की मोटी मोटी गड्डियां अलमारी में छुपा दी। दोनों छोटे बेटे भी उठकर बाहर आ गए। अरे माँ, आप ये रोना धोना बंद करो, हम अभी जा रहे हैं ना, देखते हैं पिताजी को क्या हुआ है, सुमित ने झुंझलाते हुए कहा। गीता जी एकदम चुप हो गई। तभी बड़ी बहू बाहर निकल कर आई और मुंह बनाते हुए बोली, अभी पिताजी मरे नहीं हैं जो आप इस तरह से आंसू बहा रही हैं। बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर गीता जी हैरान रह गईं। अशोक जी अभी सिर्फ अस्पताल पहुंचे थे कि घर वालों की तेवर दोबारा से बदलने लगे। गीता जी खामोश बैठी रहीं। रात काफी हो चुकी थी, पर गीता जी की नजर दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। गाड़ी रुकने की आवाज आई तो गीता जी दौड़कर बाहर आई। तीनों भाई वापस आ गए थे और खुशी खुशी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। क्या हुआ बेटा, तुम्हारे पिताजी ठीक तो हैं? गीता जी ने चिंतित स्वर में पूछा। हाँ माँ, पिताजी का इलाज चल रहा है। मुझे भी अस्पताल ले चलो बेटा, मैं भी देखना चाहती हूँ। अरे नहीं माँ, अस्पताल में इतना टाइम कहाँ मिलता है, पिताजी की तबीयत को संभलने में काफी टाइम लग जाएगा। आप चिंता न करें, अंदर जाकर सो जाएं। मैं अस्पताल के एक लड़के को पैसे देकर आ गया हूँ। अगर कोई काम हुआ तो वो मुझे बुला लेगा। मुझे तो वहाँ के बिस्तरों पर नींद ही नहीं आती। कहते हुए आकाश अंदर चला गया। छोटे बेटे भी अपने हाथों में मोबाइल थामे अपने अपने कमरों में चले गए। थोड़ी देर के बाद सुमित बाहर निकला तो उसकी पत्नी भी उसके साथ थी। दोनों ही खूब तैयार हुए थे। कहाँ जा रहे हो बेटा? अपने पिताजी को देखने जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले चलो, गीता जी ने चिंतित होकर कहा तो सुमित झुंझलाते हुए बोला, माँ, और भी काम है दुनिया में। अपनी पत्नी को आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। पिताजी को देखने आप सुबह चली जाइएगा। कहीं नहीं जा रहे वो, चिढ़कर कहते हुए वो दोनों बाहर निकल गए। गीता जी का दिल चाहा कि फूट फूट कर रो दें। बच्चों के ये तेवर उन्हें बहुत कुछ समझा रहे थे। वो बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि अशोक जी ठीक हो जाएं और वो जल्दी से घर आ जाएं। अगले दिन अशोक जी को होश तो आ गया, मगर उन्हें एक लंबे समय तक आराम करने को कहा गया। ऑफिस के कामों से दूर रहने के लिए कहा गया। वो खुद ही इतना कमजोर हो गए कि बेड से नीचे पैर भी नहीं रख सकते थे। तीनों बेटों में से कोई भी उन्हें अस्पताल लेने भी नहीं गया। ऑफिस का कोई बहाना बनाकर तीनों ने आने से मना कर दिया तो गीता जी ने नौकरों को भेजकर अशोक जी को घर बुलवाया। पूरा दिन गुजर गया। शाम होने लगी, लेकिन अशोक जी के कमरे में कोई उनका हालचाल पूछने के लिए नहीं आया। बाहर से हंसी मजाक और शोर की आवाजें आ रही थीं। सिर्फ नौकर ही थे जो खाने पीने और कोई काम पूछने के लिए अशोक जी के कमरे में आ रहे थे। ये देख अशोक जी की आंखें भीगने लगीं। 2 दिन इसी तरह गुजर गए। अगले दिन गीता जी उनके पास से उठी तो अशोक जी इशारे से पानी मांग रहे थे। उन्होंने कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाई, अरे कोई पानी ले आओ। काम वाली तक उनकी आवाज पहुंच गई थी। वो पानी भरकर कमरे की ओर जाने लगी। तभी अंदर से बड़ी बहू चिल्लाते हुए आई और बोली, क्या तुम हर समय पानी और खाना कमरे के अंदर पहुंचाती रहती हो? तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? तुमसे कहा तो था कि मेरी सहेलियां खाने पर आ रही हैं, पहले उनके लिए खाने की व्यवस्था करो। बुढ़िया को पानी लेना होगा तो खुद आकर ले लेगी।
बड़ी बहू के टोकने पर नौकरानी शर्मिंदा होकर वापस किचन की ओर मुड़ गई। घर की सारी जिम्मेदारी बड़ी बहू के हाथ में थी। नौकरों को सैलरी भी वही दिया करती थी, इसलिए आदेश भी उसी का ही चलता था। बहू की बात सुनकर गीता जी भी हक्की बक्की रह गईं। तो ये सब कुछ सिर्फ इसलिए था? बेटी और बहू उनके पास शर्मिंदगी के कारण नहीं आए थे, बल्कि उन्हें ये दौलत और राजपाट चाहिए था जो उनके माँ बाप के पास था। अशोक जी बार बार पानी मांग रहे थे। गीता जी घबराकर कमरे से बाहर निकली और पानी का गिलास भरकर ले आई। तभी आकाश कमरे के अंदर आया। उसके साथ काले रंग का कोट पहने एक वकील भी था। आकाश उससे कोई बात कर रहा था। वकील साहब, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, जल्दी से सारे पेपर्स पर साइन करवाइए। मेरे बहुत से काम सिर्फ इसी कारण फंसे हुए हैं, क्योंकि ये फैक्ट्री कानूनी तौर पर मेरे नाम नहीं है। आकाश कहते हुए अंदर आया और अपने पिता से बोला, पिताजी, अब आप थोड़ा ठीक हो गए हैं, आपको कुछ पेपर्स पर साइन करने हैं। आकाश ने कहा तो अशोक जी एकदम से चौंक गए। किस तरह के पेपर पर साइन करने हैं? उन्होंने वकील के हाथ में फाइल देखते हुए कहा तो आकाश ने एकदम अपना सर उठाया और गुस्से से बोला, अब आप बिस्तर पर पड़े हैं, मौत आपसे सिर्फ कुछ कदम की दूरी पर है और आपको ये पड़ी है कि मैं आपसे किस पेपर पर साइन करवा रहा हूँ। छोड़ क्यों नहीं देते हैं अब इस दुनिया की चाहत और मोह माया को? आप क्या इस प्रॉपर्टी को चिता पर अपने साथ लेकर जाओगे? जल्दी से इन पेपर्स पर साइन करें ताकि ये फैक्ट्री मेरे नाम पर हो जाए और मैं इसको ठीक तरीके से चलाऊं। न जाने आपने कैसे कैसे लोगों को भर्ती करके फैक्ट्री का नुकसान करवा रखा है। ऊपर से आप ना जाने लाखों रुपए हर महीने भिखारियों के लिए क्यों भेज देते हैं। ठेका ले रखा है क्या हमने उन अनाथों को पालने का? मैं आपकी बेवकूफियां और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए आप चुपचाप इन पेपर्स पर साइन करें और हमारी जान छोड़ें। आकाश की बात सुनकर अशोक जी के हलक से कोई आवाज न निकली, मगर गीता जी को बहुत गुस्सा आया। ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो अपने पिताजी से? देख नहीं रहे कि वो पहले से ही कितना बीमार हैं? और तुम्हें ये फैक्ट्री अपने नाम करवानी है? क्या तुम भूल गए हो कि ये फैक्ट्री सिर्फ इनकी है? तुम लोगों में से किसी का भी इस पर कोई अधिकार नहीं है। इतना सुनते ही आकाश गुस्से से बोला, तो फिर ठीक है, मैं फैक्ट्री जाना छोड़ देता हूँ। सुमित और प्रकाश से भी कह दूंगा कि वो भी फैक्ट्री ना जाएं। फिर मैं देखता हूँ कि पिताजी किस तरह उस फैक्ट्री को चलाते हैं। ये तो बिस्तर पर पड़े रहते हैं। आप जाकर बैठ जाइएगा फैक्ट्री में। 2 टाइम की रोटी के लाले न पड़ गए तो मेरा नाम बदल देना। आकाश गुस्से में चिल्लाया तो गीता जी दंग रह गईं। अशोक जी ने हाथ उठाकर मना कर दिया। इस वकील को कहो कि यहाँ से चला जाए। मेरा अपना वकील है, आज शाम को मैं उसे बुला लूंगा। जो पेपर साइन करवाने हैं उसके सामने होंगे। ये सुन आकाश के चेहरे पर खुशी फैल गई। आखिरकार पिताजी मान ही गए फैक्ट्री उसके नाम करने को। उसे भला वकील को भेजने में क्या परेशानी हो सकती थी? वो जल्दी से वकील को पकड़कर बाहर ले गया। अशोक जी की आंखों से आंसू बहने लगे। गीता जी भी खामोश हो गईं। शायद उन्होंने बच्चों को वापस बुलाकर गलती कर दी थी। शाम हुई तो वकील घर के अंदर आया। अरे अरे वकील साहब, जल्दी से आइए, आपने बड़ा इंतजार करवाया है। आकाश लपक कर आगे बढ़ा, लेकिन वकील गंभीरता से अशोक जी के कमरे की ओर बढ़ता चला गया। वकील साहब, ये रहे पेपर्स, मैंने पहले ही बनवा लिए हैं, आप इन्हें देख लें। जहाँ जहाँ पिताजी के साइन करवाने हैं आप करवा दीजिए। आकाश ने अपने हाथ में ली हुई फाइल बड़ी खुशी से वकील की ओर बढ़ाई तो वकील ने कहा, किसी पेपर्स की कोई जरूरत नहीं है। अशोक जी ने पहले ही सारे पेपर्स बनवा रखे हैं। आज उन्होंने मुझे यहाँ बुलवाया ही सिर्फ इसलिए है कि मैं वो सारी चीज आपके सामने रख सकूं। वकील साहब ने कठोर लहजे में कहा तो आकाश समेत सारे लोग उठ खड़े हुए। क्या पिताजी ने पहले ही सब चीजें हमारे नाम कर दी? मेरे नाम पर क्या किया है? मुझे तो ये घर चाहिए। शुरू से ही मुझे ये कोठी बहुत पसंद है। आकाश ने खुशी से चहकते हुए कहा तो सुमित बोला, अरे ऐसे कैसे ये कोठी तुम ले लोगे? हमारे भी हिस्सा है इस घर में। तो आकाश चिल्ला कर बोला, पिताजी की फैक्ट्री तो मैं ही संभालता हूँ, इसलिए वो तो मेरे ही नाम होगी। आप कितना कारोबार संभालते हैं आकाश भैया? मैंने खुद देखा है आपको अकाउंट में घपला करते हुए, और जो मोटी मोटी गड्डियां लाकर आप भाभी को देते रहते हैं वो भी देखा है। इसलिए तो आपने डीएलएफ में अपना एक फ्लैट भी ले लिया है।
आप छुप छुप कर पिताजी की दौलत और जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। पिताजी की फैक्ट्री तो मेरे नाम पर ही होगी, छोटे बेटे प्रकाश ने झुंझलाकर कहा। अशोक जी खामोशी से ये सब कुछ देख रहे थे। अचानक ही उन्होंने अपना हाथ उठाया। चुप हो जाओ, और वकील साहब को इशारा कर दिया तो वकील ने बोलना शुरू किया कि जब आप लोग सामने वाले घर में रहते थे तो अशोक जी की एक बार तबीयत खराब हुई थी, तभी उन्होंने अपनी वसीयत बनवा ली थी। इस वसीयत के हिसाब से ये घर और फैक्ट्री गीता जी के नाम पर है। उनकी मर्जी से ही इस जायदाद का पिटवारा होगा, लेकिन अगर वो ना चाहें तो इस फैक्ट्री और घर में से आप एक ईंट तक उठाकर अपने नाम नहीं कर सकते हैं। बल्कि अगर वो आप लोगों को इस घर से निकालना चाहें तो अभी और इसी समय निकाल सकती हैं। आपका इस घर पर कोई अधिकार नहीं होगा। वकील साहब ने वसीयत पढ़कर सुनाई तो आकाश समेत सबका चेहरा सफेद हो गया। ये सब क्या है पिताजी? आपने हमारे नाम पर कुछ भी क्यों नहीं रखा? आकाश चिल्ला उठा तो अशोक जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम जैसे आस्तीन के सांपों को मैं पहले ही अपने जीवन का बड़ा हिस्सा दे चुका हूँ। मैंने तुम लोगों को दूसरा मौका दिया, इस घर में रहने की अनुमति दी, कारोबार में हिस्सा दिया, मगर तुम मेरी ही पीठ में छुरा घुसाने चले थे। उस दिन मैंने तुम्हारे अकाउंट्स चेक किए तो मैंने तुम्हारी सारी चोरी को पकड़ लिया था, इसीलिए मेरी तबीयत खराब हुई। अब तुम लोगों की इस घर में कोई जगह नहीं है। मैं कुछ दिनों में स्वस्थ हो जाऊंगा तो अपना बिजनेस खुद देख लूंगा। तब तक मेरा अच्छा दोस्त साहिल मेरी कुर्सी पर बैठेगा। मैंने उसे फोन कर दिया है। अशोक जी ने मुश्किल से अपनी बात पूरी की। तीनों भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर उन्होंने अपनी माँ की तरफ देखा, मगर अब अशोक जी और गीता जी इन तीनों पर कोई दया नहीं दिखाने वाले थे। नौकरों ने अशोक जी के आदेश पर उन सबको घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा था कि उनका पुराना घर अभी तक बिका नहीं था। इतने दिन तक शानदार जिंदगी गुजारने के बाद थके टूटे कदमों से वो सब अपने घर में आए तो धूल और मिट्टी ने उनका स्वागत किया। आज तीनों भाइयों के पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था, क्योंकि उन्होंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।